हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिविल सर्विसेज ड्रीम। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपीपीसीएस 2021 की टेस्ट सीरीज़ का टेस्ट 85 सॉल्व करेंगे। इसमें पॉलिटी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? ऑप्शन है गोपाल स्वामी आयंगर, के.एम. मुंशी, टी.टी. कृष्णमाचारी, बी.सी. राय। क्वेश्चन 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, गोपाल स्वामी आयंगर। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन गोपाल स्वामी आयंगर की जो रिपोर्ट थी उसी पर ही आधारित था। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलेटेड दो कथन दिए गए हैं। पहले में है, भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। यहाँ पे ये बताया कि केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। सेकंड में है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है। तो दोनों कथनों में से उपयुक्त कथन में से कौन से सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। तो करेक्ट कौन सा होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, केवल दो। यहाँ पे अगर सही है जो कथन, वो केवल दो है। तो कैसे है इसमें देखिए, सेकंड में कहा गया है केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के निर्देशाधीन कार्य करता है। ये यहाँ पे कहा गया है क्योंकि जो प्रधान कैबिनेट मंत्री केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री के अधीन ही जो भी मतलब अधीन होता है, उसी से ही रिलेटेड, उसी के निर्देशानुसार कार्य करता है। ठीक है, और पहले वाले में कहा गया है कि भारत के संविधान में उपबंध है कि समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा के ही आसीन सदस्य होंगे। ये यहाँ पे गलत क्यों है? क्योंकि देखिए, संविधान का जो अनुच्छेद 75(3) है, 75(3), उसमें ये कहा गया है कि मंत्रिपरिषद, क्योंकि कैबिनेट जो मंत्री हैं उनमें उच्च स्तर के जितने भी मंत्री हैं वो सब आते हैं। अब उनमें मंत्रिपरिषद, ठीक है, वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और जो मंत्रीगण होता है वो राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं। तो यानी यहाँ पे दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और इसी के साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर जो अनुच्छेद 75(5) है, उसमें ये कहा गया है कि जैसे कोई मंत्री वो नियुक्त हो गया है, लेकिन वो अगर किसी भी सदन का, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, किसी भी सदन का सदस्य अगर वो नहीं है, तो उसे 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। तो इस वजह से पहला वाला गलत है, क्योंकि इसमें केवल लोकसभा कहा गया है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्नलिखित में से कौन सा आधिकारिक दस्तावेज भारत से संबंधित है? ऑप्शन है हरित पत्र, श्वेत पत्र, पीत पुस्तिका या नीली पुस्तिका। क्वेश्चन 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, श्वेत पत्र। तो यहाँ पे देखिएगा कि ये जो वाइट पेपर है वो कैसे भारत से संबंधित है। भारत में सरकार द्वारा अथवा उसके किसी मंत्रालय द्वारा किसी भी विषय पर विस्तृत एवं आधिकारिक विवरण श्वेत पत्र के रूप में जारी किया जाता है। ठीक है, तो मेनली एक जो है आधिकारिक विवरण के रूप में इस श्वेत पत्र को यूज़ किया जाता है। ठीक, तो ये भारत से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 में है, निम्नांकित में से किसका सुमेल है? तो यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे भारत के उच्च पदों पर रहने वाली जो हस्तियां हैं उनके नाम है और उनकी समाधि स्थल से उनका रिलेट बताया गया है। तो इसमें कौन सा सुमेल है? ठीक है, J.L. नेहरू जवाहरलाल नेहरू शांतिवन, L.B. शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री समता स्थल, इंदिरा गांधी स्मृति स्थल, राजीव गांधी कर्मभूमि। तो इसमें हमें ये बताना है कौन सा इसमें सही सुमेलित है। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, J.L. नेहरू जवाहरलाल नेहरू शांतिवन। यही यहाँ पे सही है, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की जो समाधि है वो शांतिवन में है। ठीक है, बाकी यहाँ पे जो L.B. शास्त्री हैं, लाल बहादुर शास्त्री, इनकी जो समाधि स्थल है वो, इनका समाधि स्थल है विजय घाट। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट है। और फिर उसके बाद आती हैं इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी का जो है वो शक्ति स्थल है। ठीक है, इंदिरा गांधी का शक्ति स्थल है। फिर उसके बाद आती हैं राजीव गांधी। राजीव गांधी का है वीर भूमि। इनका जो समाधि स्थल है वो है वीर भूमि। ठीक, और यहाँ पे जो दिए गए हैं, जैसे जो समता स्थल है वो जो है जगजीवन राम, जो कि मतलब कि
भारत के प्रधानमंत्री रह चुके थे, पूर्व प्रधानमंत्री, उनका है। जगजीवन राम का समाधि स्थल जो है समता स्थल है। इसके बाद शक्ति स्थल जो है ये स्मृति स्थल जो है ये जो है इंद्र कुमार गुजराल हैं, भारत के ये भी प्रधानमंत्री रहे हैं इंद्र कुमार गुजराल, इनका समाधि स्थल है स्मृति स्थल। इसके बाद है कर्म भूमि जो है ये पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जो है उनकी ये समाधि स्थल है। ठीक है, तो सारे ही क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर हो गए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है भारत के महान्यायवादी के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 4 कथन दिए गए हैं। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है और संसद द्वारा महाभियोग लगाकर उसे हटाया जा सकता है। तो निम्न कूट से हमें उत्तर देना है कि 1 और 2 सही है, 1, 2 और 3 सही है, 2, 3 और 4 सही है, या 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 1, 2 और 3। यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा कथन सही है। तो देखिएगा, भारत के महान्यायवादी जिन्हें हम कहते हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है, इनके विषय में जो बात कही गई है, पहले वाले में बात कही गई है वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा ये जो अटॉर्नी जनरल हैं इनको नियुक्त किया जाता है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरा, इनकी जो योग्यताएं हैं वो वही होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती है। सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनकी जो योग्यताएं होती हैं वही किसकी होनी चाहिए, अटॉर्नी जनरल की होनी चाहिए। दूसरा भी बिल्कुल सही है। तीसरे वाले में कहा गया वह संसद की किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ये बात क्यों सही कही गई है, क्योंकि जो अटॉर्नी जनरल होता है ये जो संसद का सदस्य नहीं होता है, किसी भी जो है मतलब कि चाहे राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो उसका सदस्य नहीं होता है। लेकिन इसका एक काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये किसी भी सदन में, किसी भी सदन की अलग अलग बैठक हो या संयुक्त बैठक हो उसमें ये हिस्सा ले सकते हैं, उसमें बोल सकते हैं, लेकिन किसी भी तरीके का कोई मतदान नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बात इनके लिए बिल्कुल सही है। और यहाँ पे लास्ट में जो कहा गया है कि संसद द्वारा महाभियोग लगाकर इसे हटाया जा सकता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल होते हैं ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब अपना पद धारण करते हैं। तो इसी वजह से राष्ट्रपति को ही उसे पदच्युत करने का अधिकार है, मतलब राष्ट्रपति ही इनको जो है रख रहे हैं, इनको बना रहे हैं, तो राष्ट्रपति ही इनको रिटायर भी करेंगे, इनको मतलब हटाएंगे इनके पद से। ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है लोकलेखा समिति की आंख व कान किसे कहा जाता है। ऑप्शन है महाधिवक्ता, अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, नियंत्रक महालेखा परीक्षक। ठीक है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है यहाँ पे ये कहा गया लोक लेखा समिति की आंख व कान जिसे कहा जाता है वो नियंत्रक महालेखा परीक्षक है, क्योंकि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो है वो सरकार और राज्य सरकार, चाहे सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनकी सभी जितनी भी प्राप्तियां हैं, जितना भी उनके पास अमाउंट आया है और जितना उन्होंने व्यय किया है, ठीक है, उन सब का लेखा जोखा रखता है। और इसीलिए जो इसको नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को क्या CAG कहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो कैग होता है उनको लोक लेखा समिति की कान और आँख कहा जाता है। ठीक, महाधिवक्ता यहाँ पे एडवोकेट जनरल है या अटॉर्नी जनरल है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक को CAG कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिन्हें CAG इनका शॉर्ट फॉर्म है, इनके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ऑप्शंस देखिए, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है, सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी सेवाओं के अयोग्य हो जाते हैं, उनको राष्ट्रपति द्वारा पदच्युत कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में करेक्ट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, उनको राष्ट्रपति पदच्युत कर सकते हैं, यानी इनको रिमूव करने के लिए राष्ट्रपति के लिए बात की जा रही है कि राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकते हैं। तो यही यहाँ पे गलत है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो राष्ट्रपति हैं वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति तो करते ही हैं, ठीक है, लेकिन इनको पद से हटा नहीं सकते हैं। इसके लिए ये इसलिए है क्योंकि वो जो आधार या वो जो रीतियाँ जिनके द्वारा इनको हटाया जाएगा वो
मतलब बिल्कुल सिमिलर होंगे जो सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो जज हैं, उनके लिए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या जज को जिन आधारों पर हटाया जा सकता है, उन्हीं आधारों पर ये जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं, इनको भी हटाया जा सकता है। तो इसलिए ये यहाँ पे कथन गलत होगा कि राष्ट्रपति इनको जो है रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे जितने हैं, पहला वाला तो बिल्कुल सही कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जा सकती है। दूसरे में है कि उनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायमूर्ति यानी जज हैं, उनके समान होता है। तीसरे में है सेवानिवृत्ति के पश्चात जैसे ही इनको पद मिलता है, वे अन्य जितनी भी सरकारी सेवाएं उनके अयोग्य हो जाते हैं, जिस भी पद पे ये होंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? लोक वित्त सरकार की वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं। ऑप्शंस हैं सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, सार्वजनिक राजस्व, वित्तीय प्रशासन या व्यावसायिक बैंकों की कार्य निष्पादन। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी, व्यावसायिक बैंकों की कार्य निष्पादन। लोक वित्त क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस, जो कि सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है। ठीक है, लोक वित्त पब्लिक फाइनेंस जो है, इसके अंतर्गत सरकार के द्वारा जितना भी जो खर्च आय व्यय जो भी होता है, उन सब का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जितने भी व्यय आते हैं, मेनली अगर देखा जाए तो उनमें सार्वजनिक व्यय, वही सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, ठीक है, पब्लिक एक्सपेंडिचर आ जाएंगे इसमें। इसके अलावा सार्वजनिक राजस्व आते हैं, गवर्नमेंट रेवेन्यू, ठीक है, वित्तीय प्रशासन, लोक राजस्व, सार्वजनिक ऋण, संघीय वित्त, ये सारी चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये वित्तीय प्रशासन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। इसके अलावा जो यहाँ पे ये लास्ट में जो दिया गया है कि व्यावसायिक बैंकों के कार्य निष्पादन, इनका संबंध जो है लोक वित्त से संबंधित ये नहीं है। ठीक है, तो यही यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में है, भारतीय नयाचार यानी प्रोटोकॉल के अनुसार पूर्वता क्रम में निम्न में से सबसे पहले कौन है? ऑप्शंस हैं उप प्रधानमंत्री, भूतपूर्व राष्ट्रपति, अपने राज्य में राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष। तो यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, अपने राज्य में राज्यपाल। इन चारों में अगर देखा जाए तो भारतीय नयाचार के अनुसार पूर्वता क्रम में जो सबसे पहले आ रहे हैं वो अपने राज्य में राज्यपाल हैं। अगर हम देखें भारतीय नयाचार की जो पूर्वता क्रम है, उसमें सबसे पहले नंबर पर जो आते हैं वो आते हैं भारत के राष्ट्रपति। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे राष्ट्रपति आते हैं, फिर दूसरे नंबर पे भारत के उपराष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, तीसरे नंबर पे भारत के प्रधानमंत्री आते हैं। ठीक है, और चौथे नंबर पे अपने राज्य के राज्यपाल आते हैं, 4th नंबर पे ये आएंगे राज्यपाल। फिर उसके बाद 5th नंबर पे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ये जो हैं ये 5वें नंबर पे आएंगे। ठीक है, इसके बाद आते हैं ये जो उप प्रधानमंत्री हैं, ये 7वें नंबर पे आते हैं। उप प्रधानमंत्री जिसमें आते हैं उसी में ही जो लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, वो भी इसी में ही आते हैं। तो अगर देखा जाए तो भारत की जो वरीयता क्रम एक प्रोटोकॉल की पूरी एक सूची है, जिसमें इस तरीके से पदों को पूरा जो पदाधिकारी हैं वो किस नंबर पर होंगे उनको रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टीका टिप्पणी पर उचित कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी है। ऑप्शंस हैं भारत के राष्ट्रपति की, सर्वोच्च न्यायालय की, संसद की या राष्ट्रीय विकास परिषद की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी, संसद की। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिनको हम CAG कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है, इनकी जो टीका टिप्पणी है उस पर उचित कार्यवाही करने की जो अंतिम लास्ट जो जिम्मेदारी होती है वो संसद की होती है। अगर देखें तो संविधान के अनुच्छेद 151 का जो 1 वाला पोर्शन है, ठीक है, तो जो है 151 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो रिपोर्ट है वो राष्ट्रपति के द्वारा संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत करवाई जाती है। अगर इनके द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की जाती है वो दोनों ही जो सदन है उनके सामने प्रस्तुत कराई जाती है। अतः नियंत्रक एवं जो महालेखा परीक्षक हैं उनकी टीका टिप्पणी पर जो लास्ट में जो कार्यवाही होती है वो संसद के द्वारा कर ली जाती है। तो सबसे पहले जो है रिपोर्ट दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा में की जाती है, उसके बाद लास्ट में सदन के द्वारा उनको क्लैरिफाई कर दिया जाता है। तो क्वेश्चन 10 का करेक्ट आंसर हो गया संसद। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी यहीं पे ही एंड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।